ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडो चाइना नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट वाज द इंडो चाइना नेशनलिस्ट मूवमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, वियतनाम के बारे में आपने सुना है होगा। वियतनाम बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1945, 2 years बिफोर इंडिया। बच्चों, इस इंडिपेंडेंस को लेने में वियतनाम के लोगों को 30 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। अब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की जहां तक बात करें तो वियतनाम में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई, इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूरोप। यूरोप में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई, उससे वियतनाम की जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो डिफरेंट थी। उस बारे में हम पॉइंट आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर मैं वियतनाम देश के बारे में आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे, हमारे जो फर्स्ट हेडलाइन एमर्जिंग फ्रॉम शैडो ऑफ चाइना, यानी चीन के साए से आज़ादी, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक बच्चों, इंडो चाइना 3 देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 3 देशों से मिलकर बना हुआ है। और अगर इनके इतिहास को हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। किसी एक खास कम्युनिटी का देश नहीं है, बल्कि बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और यहाँ जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है वो है चाइनीज, यानी कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी लोग चाइनीज कल्चर को छोड़ नहीं पाए। सोच लीजिए कितना डोमिनेंट हो। बच्चों, वियतनाम उस रास्ते में वहाँ से भी हमारा जोड़ा है, उस रास्ते से भी जोड़ा है जिसे हम सिल्क रूट बोलते हैं। सिल्क रूट से हम लोग सिल्क के साथ साथ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। साथ में वहाँ से विचारों की भी, यानी आइडियाज, थॉट्स, इनकी भी आवाजाही होती थी। तो इन विचारों के माध्यम से, यानी कि इस बिजनेस के माध्यम से और इन विचारों के माध्यम से वियतनाम जो है हमेशा दूर दराज के इलाकों से जुड़ा रहा, यानी कि खमेर, कंबोडिया तक इसका कांटेक्ट हो गया। अब कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेसिस्टेंस की बात आती है। बच्चों, ये जरूर सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि फ्रेंच के कॉलोनाइज करने के बाद, कब्जा करने के बाद वियतनाम के लोगों की जिंदगी बदल गई। अब फ्रेंच ने यहाँ पर जो कब्जा किया, उसका कब्जा करने का मुख्य उद्देश्य था कि वियतनाम पर डेवलपमेंट हो सकता है। वियतनाम को अपने डोमिनेंट में रख के फ्रांस अपने आप को डेवलप करना चाहता था। अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस पर। वैसे तो देखा जाए तो फ्रांस का इकोनॉमिक और आर्मी डोमिनेंट वियतनाम पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये बात वियतनाम के लोगों को समझ में नहीं आई। जब वियतनाम के कल्चर को, फ्रांस की एक पॉलिसी थी कि जहाँ जहाँ वियतनाम हावी हो रहा है उस कल्चर को खत्म कर दिया जाए, उसको सप्रेस कर दिया जाए। तो जब वियतनाम को ये बात महसूस हुई, फ्रेंच जो है डोमिनेंस डेवलपमेंट के साथ साथ उनके कल्चर को भी नष्ट कर रहा है, कल्चर को भी सप्रेस, तहस नहस कर रहा है, तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट फीलिंग उनके दिमाग में आई और उन्होंने रेसिस्ट करना इसको शुरू कर दिया। बच्चों, फ्रांस जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला उसने, और आते आते उसने सभी इलाकों को मजबूती से, उत्तरी इलाकों को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। साथ में फ्रांस चीन युद्ध के बाद टोकन और अनाम पे भी उसने कब्जा कर लिया। ठीक है। और 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने
बना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या था कि यहाँ से लोगों के, वियतनामी लोगों के दिमाग में बात आई कि वो जो जो कुछ चीज़ गवा चुके हैं वो बात तो छोड़ो, लेकिन अब जो है आगे वो इन चीज़ों को गंवाने से रोकेंगे, बचेंगे। तो इसलिए भी इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को डेवलप कर दिया। यहाँ ने कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा इनको तहस नहस कर दिया कि एक जो ब्लाइंड न्यूनेन दिन चू एक पोएट है, उन्होंने लिखा है कि आई वुड रादर फेस इटर्नल डार्कनेस देन सी द फेस ऑफ ट्रेटर्स, आई वुड रादर सी नो मैन देन इनकाउंटर वन मैन्स सफरेज, है ना। आई वुड रादर सी नथिंग द विटनेस ऑफ डिसमेम्बरिंग ऑफ द कंट्री इन डिक्लाइन। स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फ्रांसीसी का, ये जो फ्रांसीसी थे, इनका उपनिवेश जरूरी क्यों था बच्चों? जरूरी क्यों था कि फ्रांस के लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर डेवलपमेंट संभव है, तो उन्होंने मेकॉन्ग डेल्टा में वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी और वहाँ के लोगों को वहाँ पर नालियाँ खोदी, नहरें खोदी और लोगों को ज़बरदस्ती काम में लगाया। और कुल मिला के बच्चों वहाँ पर चावल की खेती होती थी। एक टाइम ऐसा है 1931 में वियतनाम दुनिया में तीसरे नंबर का चावल एक्सपोर्टर देश बन गया है। और उसके बाद उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, वहाँ पर रेलवे लाइन बनाई, यानी कि कुल मिला के उसने चीन को और आपके वियतनाम, श्याम जो है थाईलैंड को बोलते थे, इनको भी रेलवे लाइन से जोड़ दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, वाज इट नेसेसरी टू डेवलप द कॉलोनाइज? बच्चों कॉलोनीज का मतलब ही क्या होता है? कॉलोनीज, हम जब कोई देश किसी दूसरे देश को कब्जाता है तो उसे लगता है कि गुलाम देश पर बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, और जब उसका गुलाम देश डेवलपमेंट करेगा तो उसका फायदा वो देश लेगा जिसने कॉलोनाइज किया है। समझ में आ गया? पॉल बर्नार्ड ने लिखा है कि अगर कॉलोनाइज से डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। उनका कहना है कि ये जो कॉलोनाइज लोग करते हैं ना, लोग दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। अब वियतनाम को फ्रांस ने कब्जे में लिया और वहाँ पर चावल उत्पादन में उसका नंबर तीसरा आ गया, तो कहीं ना कहीं तो फ्रांस को भी उसका फायदा मिलेगा। समझ में आ गया? मिलेगा क्या? वियतनाम को कम मिलेगा, फ्रांस को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रांस है वो डोमिनेंट कंट्री, वियतनाम तो गुलाम देश है। तो इसलिए कॉलोनाइज किया जाता था ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके। तो अब वियतनाम में जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका कारण क्या था कि वहाँ पर एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी और खेती का उत्पादन स्तर कम था, और साथ में किसान कर्ज में डूबे हुए थे, और ग्रामीण को मतलब ग्रामीण गांव की जो गरीबी है उसको कम करने के लिए वहाँ पर जो साहूकार सिस्टम था, ठीक है, वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए, साहूकारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, उसकी गरीबी को कम करने के लिए वहाँ पर जो कॉलोनाइज है वो करना बहुत ज़रूरी था, कॉलोनीज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद वियतनाम में इस तरह उसी तरह के भूमि सुधार किए जाएं जैसे सुधार जापान में हुए, और कुल मिला के इनका वहाँ पर उन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया। और थोड़ी सी मुट्ठी भर वियतनाम में फ्रांस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। रबर और चाय का यहाँ पर चावल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, और जो इंडेंचर लेबर, एक तरफा जो अनुबंध वाले मजदूर थे उनको काम में लगाया जाता था, उनसे एग्रीमेंट किया जाता था, और इस तरह से यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनका जीवन स्तर थोड़ा बढ़ा, और वहाँ पर जो जमींदारों का बोलबाला था वो बढ़ तो जा रहा था, लेकिन जमींदारों का जो बोलबाला था उसकी वजह से उनका जीवन स्तर गिरता चला जा रहा था। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।